हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, और साथ ही हम जानेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जैसे सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, केपलर्स लॉज एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से रिलीज किया जाता है तो वो ग्राउंड यानी अर्थ पर गिरता है। क्या कभी हमने इस बारे में सोचा कि कोई भी चीज गिरने के बाद अर्थ की तरफ ही क्यों आती है? ऐसे ही कुछ थॉट्स आए सर इसाक न्यूटन के माइंड में जब उन्होंने एक पेड़ से एप्पल को गिरते हुए देखा। न्यूटन थॉट व्हाई दिस एप्पल इज फॉलिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाई इट डज नॉट फॉलो द हॉरिजॉन्टल पाथ। न्यूटन ने सोचा कि यह एप्पल सीधे अर्थ पर क्यों गिरा, यह दूसरी तरफ भी तो जा सकता था। बहुत सोचने के बाद न्यूटन के माइंड में यह आया कि क्या कोई फोर्स है अर्थ में जो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? इज देयर एनी अट्रैक्टिव फोर्स इन द अर्थ विच अट्रैक्ट्स द एप्पल? आफ्टर ऑल he concluded that there must be an attractive force applied by the earth on the apple. अर्थ एप्पल पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है जिसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है। दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्स की किसी भी दो बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। न्यूटन डिस्कवर्ड द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन वॉज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ग्रेविटेशन की डिस्कवरी के साथ ही न्यूटन ने लाइट, हीट, साउंड और मैथ्स के फील्ड में भी बहुत अच्छे वर्क किए हैं। न्यूटन गेव हिज लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थियरी ऑफ ग्रेविटी। फिर न्यूटन के माइंड में आया कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट पे ही एक्ट करता है या अर्थ से बहुत दूर के ऑब्जेक्ट पे भी एक्ट करता है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स मून पर एक्ट कर सकता है? क्या यह सन पर एक्ट कर सकता है? कैन इट एक्ट ऑन अदर प्लैनेट्स ऑल्सो? इन सभी क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए वी विल फर्स्ट लर्न द सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें एक धागा यानी स्ट्रिंग लेना है, उसके एक एंड पर स्टोन को बांध देना है और उसको रोटेट करना है जिससे स्टोन एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगे। स्टोन घूमते हुए एक सर्कल बनाएगा और उस सर्कल के सेंटर में हम होंगे। नाउ वी आर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब तक हम स्टोन को रोटेट करने के लिए फोर्स लगाते रहेंगे तब तक स्टोन हमारी तरफ खींचता रहेगा, यानी तब तक स्टोन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ खींचता रहेगा बिकॉज हम सर्कल के सेंटर पर हैं। जैसे ही हम स्ट्रिंग को रिलीज करेंगे फोर्स एक्ट करना स्टॉप हो जाएगा और स्टोन हवा में छूट जाएगा और सर्कुलर पाथ फॉलो होना बंद हो जाएगा। स्ट्रिंग को रिलीज करने के बाद स्टोन सर्कल के टेंजेंट का पाथ फॉलो करता है। फोर्स जिसके कारण स्टोन सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा था और सर्कल के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर की तरफ जाने वाला। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हो जाता है कि इसी तरह मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और मून पर भी रिवॉल्व होने के लिए फोर्स एक्ट होता है अर्थ के थ्रू, एंड अर्थ अट्रैक्ट्स द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ। इन द सिमिलर मैनर सन भी प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कंसीडरिंग दिस ऑल थिंग्स न्यूटन ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया दैट इज नोन एज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन की इस थियरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फाइनाइट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between the objects. Force is directly proportional to masses of the object means अगर मास इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होगा
और अगर मास डिक्रीज होता है तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। इसके अपोजिट अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स इंक्रीज होगा। हेंस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। G is gravitational constant. SI unit of G is Newton meter square per kg square, and value of G is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को फॉर्मुलेट करने में न्यूटन को हेल्प मिली केपलर्स लॉज से। आफ्टर लॉट ऑफ डेटा स्टडी केपलर गेव 3 लॉज, बट केपलर ने इन लॉज का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि वाई प्लैनेट्स ओबे दीज लॉज। द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर स्टेट्स दैट द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। मीन्स सन के अराउंड रिवॉल्व होने वाले प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं जिसके एक फोकाई पे सन होता है। केपलर सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट the line joining the planet and sun sweeps equal area in equal interval of time. See in the figure, अगर planet start करता है पॉइंट A से और आफ्टर टाइम t planet पहुंचता है पॉइंट B पर, देन इस केस में एक एरिया कवर होती है। सिमिलरली अगर planet स्टार्ट करता है पॉइंट C से और आफ्टर टाइम t वो पहुंचता है पॉइंट डी पर, इस केस में भी एक एरिया कवर होती है। दोनों केस में जब प्लैनेट ए से बी रीच करता है और सी से डी पर पहुंचता है सेम टाइम टी में, एरिया स्वेप्ट और कवर्ड इज सेम, कवर्ड एरिया सेम होती है। रिमेंबर टाइम टी शुड बी सेम। Kepler's third law says that the square of the period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distances of the planet from the sun. Hence, t square is directly proportional to r cube. Hence, we can write t square is equal to k into r cube. आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।